नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीसीएच के चीफ एडिटर अशोक कुमार पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ लेखक, और इन्होंने जितनी किताबें लिखी है, इतिहास पर जितना अध्ययन किया है, वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय के समान है। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। शुक्रिया संतोष जी। सर, एक बात, चूंकि 20 साल सक्रिय रिपोर्टिंग, उसके बाद डिजिटल मीडिया, एक चीज मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी देश में लोकतंत्र के मजबूत होने की दो गारंटी है। सरकार मजबूत होनी चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन कल जो है, बिहार के विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया, बहुत बम्पर वोटों के साथ एनडीए गठबंधन जीता। लेकिन रिकॉर्ड बनाने से कई सारी पार्टियां चूक गई। उसमें कांग्रेस भी है। 2010 में 4 सीटें ही सिर्फ जीत पाई थी, अभी 6 जीत गई, तो रिकॉर्ड बनाने से चूक गई, लेकिन एक समय वो एक पर थी। बीजेपी जेडीयू दोनों रिकॉर्ड बनाने से चूक गई, क्योंकि एक समय उन्होंने 206 का आंकड़ा छुआ था। इस बार प्रधानमंत्री के दावे, अमित शाह के दावे के बावजूद भी ऐतिहासिक या उससे बड़ी जीत वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन आज सीधे सीधे लोकतंत्र इस देश में सुरक्षित रहे, इसलिए विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी है। लेकिन हर बार हार के बाद ये राग अलापना की वोट चोरी हो गई, ये राग अलापना की एसआईआर की वजह से हार गई। कल नतीजे आ ही रहे थे, तभी से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन छिड़ गया कि नहीं, वो तो वोट चोरी हो गई, ज्ञानेश कुमार ने हरा दिया। लेकिन क्या इतनी बम्पर जीत और इतनी शर्मनाक हार सिर्फ चुनाव आयोग की वजह से ही मिला है क्या, या वोट चोरी की वजह से ही मिला है, या कांग्रेस वो देख नहीं पा रही है जो लगातार शर्मनाक हार के बाद उन्हें देखना चाहिए? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जो आपने कहा और वो बहुत ज़रूरी बात कही कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। मेरा तो ये कहना है कि सत्ता पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो तो चलेगा, विपक्ष का ज़्यादा मजबूत होना हमेशा ज़रूरी होता है। आपने देखा है जब भी विपक्ष मजबूत रहा है, तो डेमोक्रेसी ने बड़े कायदे से फंक्शन किया है, जहाँ विपक्ष बहुत कमज़ोर हुआ है, तानाशाहियों में बदली है डेमोक्रेसी, हम सब जानते हैं। अब दिक्कत ये है कि हमारे विपक्ष ने बहाने बनाने बहुत अच्छे सीख लिए हैं। लगातार बहाने बनाए जाते हैं, हर चुनाव के लिए बहाने बनाए जाते हैं और जीतने की तो ऐसा लगता है कि उम्मीद ही छोड़ दी गई है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव पे ले चलता हूं, 99 सीट आई कांग्रेस की और भी पार्टियों को कुछ कुछ सीटें मिल गई। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि तेजस्वी यादव और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि वैसा ही प्रदर्शन था जैसा इस बार हुआ है, तो ये उसी का दोहराव जैसा लगता है। अब वो 99 सीट ऐसा लगता है, आप कई बार कांग्रेस के लोगों की बात सुनिए या उनसे बात कीजिए, तो ऐसा लगता है कि वो 99 सीट को जो है 300 सीट मानकर चल रहे हैं। आप अगर देखिए तो 50 सीट थी, 99 हो गई, 44 सीटें बढ़ गई, कोई ऐसी बहुत बड़ी जीत नहीं है। परसेंटेज में अगर आप देखिए तो बस इतना हुआ कि आप मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, वो बनने का आपने 10% वाला पा लिया, 10% से ऊपर सीटें आपकी आ गई। लेकिन कुल मिला-जुलाकर थी तो वो हार ना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुँच पाई, 300 पार नहीं हो पाया, 400 पार नहीं हो पाया, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी के आस-पास भी नहीं पहुँच पाए। भाई 200 से ऊपर सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, आपके पास अगर 150 पौने 200 सीटें आती तो एक बात होती कि चलिए मुकाबला बराबरी का है, लेकिन मुकाबला तो बहुत दूर का मुकाबला था। भाजपा काफ़ी आगे थी बाकी सारी पार्टियों से, अगर जो सीटें मिली हैं उनको देखा जाए, तुलना किया जाए तो। लेकिन उसके बाद से ही एक अहंकार आया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हर तरह की हार के लिए अपनी गलती ना देखना जो है, वो मेरे ख्याल से हार के लगातार रिपीट होते रहने का बड़ा कारण है। आप 3-4 चीज़ें देख लीजिए, यहाँ बैठ के ही, उसके लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं। पहली बात आप ये देख लीजिए कि राहुल गांधी एक वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं और देखिए राहुल गांधी जब भी कोई यात्रा निकालते हैं तो अगल-बगल के प्रदेशों के, प्रदेश भर के लोग वहां पहुंच जाते हैं कांग्रेस के, जो कि बहुत सहज है। तो यात्रा में भीड़ आपको जो दिखाई देती है वो बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है। अब उसमें हर समुदाय के लोग थे कि नहीं, ये एक अलग मामला है, चूंकि मैं नहीं जानता इसलिए इस पर मैं कुछ खास कहूंगा नहीं। लेकिन कम से कम एक इमेज बनती है कि चलिए आपने यात्रा निकाली, आपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। उसके अगले 15-20 दिन तक बिल्कुल गायब, विदेश चले गए। और यहां कंडीशन ये है कि सीटों का बंटवारा ही फाइनल नहीं हो पा रहा है, पर्चा वापसी की डेट आ गई है और उस दिन तक यही नहीं तय है कि कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है, सबके अलग-अलग बयान आने शुरू हो जाते हैं। अब वोटर्स के बीच में इमेज क्या जाती है वो आप देखिए।
उसके बाद आप तेजस्वी यादव को पहले मुख्यमंत्री घोषित करने से बचते हैं, बाद में आप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। यानी आरजेडी के साथ बैठकर इस पर कोई बात ही पहले नहीं हुई कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा के लिए क्या करना है, मुख्यमंत्री घोषित करना है कि नहीं करना है। एक सहमति बन गई होती, घोषित करना है तो पहले ही दिन से घोषित कर देते। जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, उसके बाद पत्रकारों ने पूछा था तभी घोषित कर देते, मामला खत्म हो जाता। और नहीं घोषित करना था तो अंत तक नहीं करते। आगे पीछे करके वो घोषित किया आपने। और वो घोषित किया तो मुकेश सहनी को आपने जो है उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उधर 6 सीट मांग रहे थे आपके एएमआईएम के लोग। आपने आपके नेता जाकर वहां पे कहे आते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई बी टीम है, मुकेश सहनी तो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ थे वो। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं, आपके पास आते हैं तो सेकुलर हो जाते हैं। तो आपने नहीं देनी थी सीट, नहीं चुनाव लड़ना था। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है 2024 का तेजस्वी का, उसमें वो कह रहे हैं कि किसको-किसको हम सीट दें, सब बिहार से लड़ना चाहते हैं वगैरह-वगैरह। झारखंड मुक्ति मोर्चा आप झारखंड में जाकर लड़ते हैं, 6 सीटें आपको देता है। 6 में से आप सिर्फ 1 सीट जीत पाते हैं और उसको भी मंत्री बना देता है। और उस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप अंगूठा दिखा देते हैं बिहार के चुनाव में। और ये तो बड़प्पन कहूंगा मैं, कहा जाता है राहुल गांधी ने समझाया जो भी हो, मैं बड़प्पन कहूंगा कि हेमंत सोरेन खिलाफ प्रचार करने नहीं आए, अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े नहीं किए। वो कर देते तो आप क्या रोक लेते? आपने तो मना कर दिया था, आपने तो गठबंधन से बाहर कर दिया था। अरे भाई कौन सा आपसे वो 50 सीटें मांग रहे थे, 4-5 सीटें जो आदिवासी इलाकों की हैं उनको दे देते आप। हेमंत सोरेन आते, प्रचार करते, उसका अपना असर होता। एएमआईएम से आप बैठ के बात करते कि भाई 6 नहीं 4 लेके मान जाओ, हो सकता है 4 पर वो मान जाते, बाकी जगहों पर वोट तो नहीं काटते। और दूसरा कि पूरे इलेक्शन में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ा माहौल बनाने में, किसी भी तरह का कोई बड़ा मुद्दा बनाने में विपक्ष पूरी तरह से असफल रहा है। यहाँ बैठ के हम लोग को दिख रहा था। आप कहते हैं हर घर में नौकरी देंगे, या तो डेटा आप देते कि कहाँ से देंगे, वरना कोई नहीं मानेगा। मैं उन लोगों अशोक में जी से आप नहीं हूँ जो ये जी, अशोक कुछ जी कह रहे आपने थे। एक बात कही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से मैं कांग्रेस की जो बीमारी यानी कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी राजनीति में आए उसी समय मेरा जो पत्रकारिता का कैरियर था वो शुरू हुआ। 2004 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी का चुनाव था, सोनिया गांधी ने हराया, सत्ता में आए। 2009 का लोकसभा चुनाव मनमोहन सिंह का और मनरेगा का चुनाव था। वो मनरेगा ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला। उसके बाद 2010 का बिहार का विधानसभा चुनाव आया। 2010 के विधानसभा चुनाव में मैं बिहार के एक एक जिले में गया। सासाराम से जहां से इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, मुझे ध्यान है 2010 में उनकी रैली थी उसी सासाराम के मैदान में, सासाराम रेलवे स्टेशन के बगल में। उसके एक दो दिन बाद भभुआ में सोनिया गांधी की रैली थी। मैं राहुल गांधी की रैली का जिक्र करूंगा। मंच पर वो चढ़े, दोनों तरफ पर्दे लगे हुए थे, लोग देख नहीं पा रहे थे, ऐसे कुर्ता उन्होंने ऊपर किया, वही एंग्री यंग मैन की भूमिका। और एक करीब 90 साल की बुढ़िया नंगे पांव वहां आई थी। मैंने उससे पूछा अम्मा यहाँ क्यों आई हो? तो कह रही मैं इंदिरा के पोते को देखने आई। उस समय से लेकर एक क्रेज तो है राहुल गांधी का। लेकिन 2010 का वो विधानसभा चुनाव, मैं जहां जा रहा था सिर्फ नीतीश नीतीश, सड़क सड़क, और 206 सीटें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने जीत। 2010 से लेकर 2025 तक राहुल गांधी अपने नेतृत्व में कोई चुनाव ढंग से जिता नहीं पाए हैं, ये एक सच्चाई। 2017 का विधानसभा चुनाव जीतते 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 रह गए, लेकिन विधानसभा के दो चरणों के बीच में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरे चरण पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, दिल्ली में जश्न मनाने में पूरी तरह से बिजी रहे, और गुजरात का चुनाव 2017 जीतते जीतते हार गए। बार बार राहुल गांधी का हारना। कल भी उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे, पता नहीं समीक्षा ये 30, 31, 35, 40 जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बोलना नहीं थक रहा, वैसे राहुल गांधी की समीक्षा नहीं थक रही। अब हम आसपास के नेताओं की आलोचना करें, हम उनके रणनीतिकारों की आलोचना करें, लेकिन नेता की अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है। सोनिया गांधी ने राजनीति में आने के कुछ ही सालों बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को मात दे दी थी। अंतर 2004 के लोकसभा चुनाव का सिर्फ 7 का था, 142 कांग्रेस पार्टी, 135 अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन फिर भी यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन राहुल गांधी उस मार्क्स को भी नहीं छुपा रहे, क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 240 250 चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस दिन 130 क्रॉस कर जाएगी उस दिन केंद्र में एक विपक्षी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। 130 के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, उनके सलाहकारों की है, कांग्रेस के नेताओं की है, या राहुल गांधी का जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाला जो एटीट्यूड है वो इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, क्यों नहीं जिम्मेदारी होगी? अगर छोटी से छोटी जीत की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, 99 लाने पर राहुल गांधी को सेलिब्रेट किया गया, तो हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? हार की जिम्मेदारी के लिए आप किसी को इंपोर्ट थोड़े करेंगे। ये थोड़े कहेंगे खड़गे साहब हार के लिए जिम्मेदार है।
खड़गे साहब की जो उम्र है, उस उम्र में उनको पार्टी अध्यक्ष क्यों बनाया गया मेरे समझ में नहीं आता है। मेरी एक मुलाकात है और मैंने देखा है कि वो हिम्मत बहुत है उनके अंदर, लेकिन स्वास्थ्य 90 साल 80 साल की उम्र में किसी का साथ नहीं देता। 80-85 के होने के बाद आप इस तरह की सक्रिय जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। राज्यपाल हो सकते हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और वो भी विपक्ष में रहते हुए होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे नहीं लगता कि खड़गे साहब उसके लिए फिजिकली फिट है। मेंटली भले फिट हो। और मैं ये भी जानता हूं कि भले खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी से पूछे बिना, उनकी मुहर लगे बिना कोई फैसला नहीं होता। जो फैसला उनको नहीं करना होता है, वो टाल देते हैं वो खड़गे साहब के ऊपर, या फिर वो फैसला कर देते हैं, उस पे खड़गे साहब मुहर लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना उनको बताए कोई पार्टी अध्यक्ष बन जाए किसी प्रदेश में या कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की है। मैंने कहा कि आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसके बाद आप गायब हो गए। होना तो ये चाहिए था कि उसके अगले दिन से वहां पर रैलियां शुरू हो जाती। दूसरा, जिस तरह के लोगों को राहुल गांधी जी चुनते हैं, जैसे बिहार का प्रभारी चुना गया कृष्णा अल्लावरू को, मैं उनको निजी तौर पे नहीं जानता और निजी तौर पे हमें नेताओं को क्यों जानना चाहिए, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए, बिहार का चुनाव साउथ इंडिया का आदमी आके लड़ा सकता है? पहला सवाल तो यही। दूसरा सवाल कि क्या कृष्णा अल्लावरू की कोई ऐसी पुरानी काम, उनका कोई ऐसा है पुराना, कोई ऐसी पॉलिटिकल इमेज है जिसके दम पर बिहार, जो खांटी पॉलिटिकल इलाका है, आप गली गली घूमे हैं, मैं देवरिया का रहने वाला हूं, अगला जिला सिवान पड़ जाता है, तो मैं जानता हूं, मैं खुद को आधा बिहारी कहता हूं, तो मैं जानता हूं कि यूपी बिहार में, यूपी में कम से कम पूर्वांचल की राजनीति और बिहार की राजनीति जो है हवा में नहीं हो सकती। सिद्धांत की बात करना, मीठी बातें करना, ईमानदार होना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन राजनीति आपको राजनीति के तरीके से करनी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको बिहार के लिए भेजना था, यूपी के किसी सीनियर लीडर को आप भेज देते। देवरिया से इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, पहले विधायक भी रहे हैं, आपके बहुत अच्छे नेता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनको भेज देते। वो वहां की भाषा समझते, बोली समझते, देवरिया के रहने वाले हैं, बिहार की सारी राजनीति समझते हैं, वहां पे अलग तरीके से डील करते। तो अब कृष्णा अल्लावरू का चुनाव राहुल गांधी के बिना तो नहीं हुआ, वो उनके ही करीबी है। और कृष्णा अल्लावरू ने क्या किया है इस चुनाव में, वो आप देख लीजिए। ऐसे ही मैं आपको तमाम एग्जाम्पल दे सकता हूँ। और देखिए, टीम का मैं कभी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि टीम तो आप ही चुनते हैं ना। मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर उस पे कोई वीडियो खराब तरीके से एडिट हुआ है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, क्योंकि चुना तो मैंने है ना। मेरे पास 10 लोग आए, उसमें से एक को मैंने चुना कि भाई आप काम करेंगे, यानी मेरी चुनने की क्षमता गलत है। और आप देखिए, लगातार जो राहुल गांधी के बहुत करीबी लोग थे, या तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और या उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। मैं उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं कहूंगा, पॉलिटिक्स तो वो फुल टाइम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सैद्धांतिक तौर पे आपको भले अच्छी लग जाए, मैं ये कहता हूं कि बातें सारी वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक संगठनकर्ता की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका में वो निहायत नाकामयाब हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी संगठन नहीं है बिहार में, यूपी में। आप भी 20 साल से सुन रहे हैं और हम भी 20 साल से सुन रहे हैं, और सब जानते हैं कि बिना सत्ता के कांग्रेस का संगठन नहीं बनता है। सत्ता आती है तब कांग्रेस का संगठन बनता है। अब बिना सत्ता के कांग्रेस का संगठन कैसे बने, इस सवाल का जवाब तो अब तक ढूंढ लिया जाना चाहिए था। आप कह देते हैं संगठन पे संगठन नहीं है, लोग जमीन पे नहीं है, क्यों नहीं है, कोई तो कारण होगा। कुछ छोटे छोटे उदाहरण आप लीजिए, दिवाली थी, आप एक मिठाई वाले की दुकान पे पहुंच जाते हैं, वीडियो बनता है, सब कुछ होता है, बड़ा सुंदर एडिटिंग होती है उसकी, सब कुछ वो वायरल होता है। अरे भाई, उससे पार्टी का क्या फायदा है, उससे तो मिठाई वाले का फायदा है। उसकी दुकान पे 50 लोग और पहुंच जाएंगे कि राहुल गांधी गए थे, बड़ी अच्छी मिठाई होगी। उस समय दिल्ली जहां चुनाव आपने हारा हुआ है, वहां कार्यकर्ताओं के बीच कहीं चले गए होते, उनसे बात कर लेते, उनके साथ 4 दिया जला लेते, उनका मन बढ़ जाता है। एक आखिरी एग्जांपल दूंगा, फिर आप जो चाहे पूछें। संदीप दीक्षित को यहाँ पे नई दिल्ली से चुनाव लड़ाएगा। संदीप हमारे मित्र भी हैं, उनसे मैंने कहा कि यार, नई दिल्ली से क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप, कोई मतलब ही नहीं है नई दिल्ली से लड़ने का। आप जहां से विधायक रहे, आप जहां से सांसद रहे हो, वहां की कोई विधानसभा चुनो। आपके पास पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने कहा पार्टी का आदेश है कि मैं वहां से लड़ूं, इसलिए मैं वहां से लड़ रहा हूं। खैर, संदीप ने उस चुनाव को चुनाव बना दिया, कांग्रेस दिखने लगी, चुनाव में रिजल्ट जो आना सबको पता था। लेकिन कांग्रेस दिखने लगी, संदीप का खूब जम के प्रचार हुआ, कांग्रेस यहाँ पे दिखने लगी। अब आप देखिए, चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली से कांग्रेस गायब है, आम आदमी पार्टी अगले दिन से लड़ रही है, कांग्रेस गायब है। और नए नए लोगों को आप कुछ बना के भेज दे रहे हो, कुछ बना के भेज दे रहे हो। संदीप दीक्षित को किसी पद पर कहीं नहीं भेजा जा रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। अब फिर 4-5 साल बाद चुनाव आएगा, झाड़ पोंछ के आप फिर करा कर दोगे, आदमी क्या करेगा भाई। वो तो बिजनेसमैन भी नहीं है, उनको दाल रोटी भी कमानी पड़ेगी। तो आप अपने लोगों का अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम नेतृत्व की है, और बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। एक बड़ा आपने एक एग्जांपल मैं भी दूंगा कि एक बड़े मुस्लिम नेत्री से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि कहाँ-कहाँ चुनाव प्रचार में गई? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 दिन पहले फ़ोन आया कि आपको उस दिन वहाँ जाना है। तो मैंने पार्टी से माँगा कि थोड़ा बहुत मुझे उसका
भूगोल दे दीजिए, कुछ विधानसभा का गणित बता दीजिए, समस्या क्या है वो बता दीजिए। नहीं, नहीं, आप चले जाइए ना, वहाँ पे आपको कांग्रेस वाले मिल जाएँगे, हमारे स्थानीय कार्यकर्ता मिल जाएँगे। अब वो वहाँ गई, स्थानीय कार्यकर्ता आए। स्थानीय कार्यकर्ताओं में ज़्यादा जमात उनकी थी जो सेल्फी खिंचवाने के लिए आए। और बड़े गजब तरीके से उन्होंने कहा, बहुत दुखी होके कल, कि जितनी सेल्फियाँ लोगों ने मेरे साथ खिंचवाई, कांग्रेस को उस बूथ उतने में भी उतने वोट नहीं वोट नहीं मिले। मिले। बिल्कुल। ये उन्होंने बड़े दुखी होके कहा। ये उन्होंने ये कहा कि अगर संतोष जी हमें जो सेल्फी सेल्फी और रील कल्चर जो है, मतलब ये लोग रेलवे मिनिस्टर को रील मिनिस्टर कहते हैं, बाकी सब कहते हैं, लेकिन ये सेल्फी रील और सोशल मीडिया पे शोशेबाजी का कल्चर इतना गहरे चला गया है कि मतलब मुझे लगता है कि एक जमाना था जब हम लोग कहते थे कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस को होना चाहिए, और अब मुझे लगता है कि दो चीजें कांग्रेस को तय कर लेनी चाहिए कि एक तो इनके जितने महत्वपूर्ण नेता हैं सोशल मीडिया छोड़ दे किसी को सोशल मीडिया संभालेगा, और दूसरा 5 स्टार होटल की जगह इनको जो है कहना चाहिए 3 स्टार से ज्यादा का आपको होटल नहीं देंगे। आप जाके, जैसे एक वीडियो आया, आपको याद होगा, कांग्रेस के जो संवाद समिति के प्रमुख हैं पवन खेड़ा जी, उनका वीडियो आया, उसमें बाकी सब अच्छी बातें। उन्होंने कहा उसी होटल में मैं ठहरा हूं जिस होटल में अमित शाह ठहरे। एक पार्टी जो सत्ता में है, उसका गृह मंत्री जिस होटल में ठहरा है, उसमें आपके कार्यकर्ता लेवल के लोग ठहर रहे हैं। इसका बजट कहां से आ रहा है? क्यों इतने महंगे होटल में ठहरना जरूरी है? कार्यकर्ता में क्या मैसेजिंग जाती है? क्यों नहीं अपने किसी कार्यकर्ता के सिंपल होटल में आप रुक सकते हैं? क्यों नहीं सदाकत आश्रम में आप बैठ के कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं? तो ये जो रहा है ना 20, 25, 30 साल सत्ता का जो हैंगओवर है, उसमें जो अहंकार आया है नेताओं के अंदर, आप भी जानते हैं कि कांग्रेसी नेता को काम होगा तो आपको फोन करके पागल कर देगा, और आपका कोई काम होगा तो फोन ना उठेगा, ना कोई मैसेज जाएगा, और काम भी छोड़ दीजिए, आपको कोई जानकारी भी चाहिए होगी तो भी ना फोन उठाया जाएगा, ना मैसेज देखा जाएगा, इतने महत्वपूर्ण लगने लगेंगे जितने मंत्री नहीं। तो ये अहंकार, ये स्टाइल, हेलीकॉप्टर से चलना, 5 स्टार में रुकना, कार्यकर्ताओं से दूर रहना, खुद को पता नहीं क्या समझना, और हैं आप कुछ नहीं। तो एक और दिलचस्प और ये किस्सा। प्रॉब्लम आरजेडी की भी थी, ये प्रॉब्लम आरजेडी की भी थी, केवल कांग्रेस पे बात करने से काम नहीं चलेगा। अब आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक न्यूज आई है, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि मैं परिवार और राजनीति दोनों से मुक्त हो रही हूं। आप परिवार नहीं संभाल पा रहे, तेजस्वी पूरे टाइम दिल्ली में रहते हैं, आप प्रचार करने जा रहे हो, आप देखिए तेजस्वी जी जो है जिस तरह से प्रचार इस बार उन्होंने किया है, पिछली बार इससे बहुत अच्छा प्रचार किया था। जितना गुस्सा है, मदन शाह वाला किस्सा आपने देखा, उसको टिकट नहीं दिया गया, कपड़े फाड़ रहा था बेचारा पिछली बार का, और ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो आरजेडी का मेंबर नहीं था। कई जगहों पर ऐसी कहानियां आई। ऋतु जायसवाल वाला जो मामला है आप देखिए, वो सेकंड पोजीशन पे रही, इनका थर्ड पे आया और बीजेपी जीत गई। टिकट दिए होते तो पक्का जीतती। नहीं, एक बात अब यहाँ पे ऐसा कि सीधे पहले ये कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को खत्म करके मजबूत हो रही है, लेकिन कांग्रेस को खत्म करके क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। आज वो ठीक बात समस्या है। आ गई जब क्षेत्रीय क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या क्षेत्रीय दल पे बोझ बन गए, क्योंकि बिहार का जो नतीजा है, अब तो अखिलेश यादव भी डरेंगे यूपी में कि भाई आखिरी समय तक लटका के रखेंगे, इनका कोई बयान बहादुर नेता आ जाएगा, वो कह देगा कि नहीं, मुझे 400 नहीं, सीट में से मैं 200 मैं सीट इससे दे दो, सहमत नहीं हूं 150 संतोष सीट दे जी। दो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं लोकसभा का आपको एग्जाम्पल दूंगा। लोकसभा में अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, उससे ज्यादा सीटें दी। अलग अलग जातियों को टिकट दिया, अपने यहां भी दलितों को टिकट दिया, कई ऐसी सीट जो ओबीसी बाहुल्य थी वहां दलितों को टिकट दिया, तथाकथित सवर्ण जातियों को भी उसने टिकट दिया, और कांग्रेस के साथ वाकई मिलकर लड़े। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और समाजवादी पार्टी नंबर 1 पहुंच गई, मतलब बीजेपी नंबर 2 आई। और वहीं नंबर उसी 2। लोकसभा में आप देखिए, आरजेडी का सारा देखिए आप तरीका, और वो तरीका ऐसा रहा कि वो खुद भी हारे और कांग्रेस को भी हराए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं भी बिहार में हार की जिम्मेदार है, मुझे नहीं लगता। आप अगर सीट उठा के देखिए, आप बिहार को सीट वाइज जानते हैं, ज्यादातर सीटें कांग्रेस को वही दी गई जो हारने वाली सीटें, जहां पर बीजेपी की श्योर 60 सीट थी वहां उठाकर कांग्रेस को दिया गया। आरजेडी ने छोटा दिल दिखाया, जेएमएम को नहीं शामिल किया, क्या कहते हैं, ओवैसी की पार्टी के लिए उल्टा सीधा बोला, उनको नहीं शामिल किया। आपने उठाकर इतना महत्व दे दिया एक साहब को कि उनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया, और आरजेडी ने ज्यादा गलतियां की हैं। बिहार में कम से कम कांग्रेस कहीं से बोझ नहीं बनी है, बिहार में आरजेडी खुद अपने ऊपर बोझ बन गई है, जिससे वो दरकती और फिसलती नजर आ रही है। आप याद कीजिए भाई, लालू जी के जमाने में दूसरे समुदायों के भी कितने बड़े बड़े नेता थे वहां पर, केवल लालू जी नहीं बोलते थे। आज बताइए ना, आरजेडी में तेजस्वी के बाद नंबर 2 नेता कौन है? मुझे तो नहीं पता। मनोज झा जी हैं, लेकिन मनोज झा जी शानदार आदमी हैं और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जमीन के नेता तो नहीं है वो।
और अब तो निर्णय लेने वाली समितियों में भी मुझे नहीं लगता है कि उनको महत्व मिलता है। संजय जी जो उनके साथ हैं, उन्हीं को महत्व मिलता है। तो बिहार नहीं की वो हार के लिए मैं उनको महत्व भी नहीं मिलता और मनोज झा जी के पिताजी की तबीयत काफ़ी खराब थी इस बीच में, तो लगातार हाँ, उनको अपने बिल्कुल लगातार पिताजी की हाँ, देखभाल बिल्कुल। में जी, रहना जी, पड़ा था। बिल्कुल, उनसे मेरी बात बीच में हुई थी, जब उनकी किताब आई थी तो बात हुई थी उनसे मेरी। तो बिहार में अगर महागठबंधन की हार के लिए कोई ज़िम्मेदार है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहूँगा कि वो आरजेडी खुद ज़िम्मेदार है, उसके लिए कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ने का कोई मतलब नहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आरजेडी की राजनीति के चलते इस बार कांग्रेस का भी बहुत नुकसान हुआ। अच्छा एक सवाल आप यहाँ देखिए पे और कम्युनिस्ट उठता पार्टी है। आप कम्युनिस्ट पार्टियों का देखिए, पिछली बार 16 सीट जीते थे, इस बार 3 पे आ गए। उनके यहाँ क्या दिक्कत वो पैदा भी हुई? चलता तो है। हाँ, महागठबंधन के पूरे एक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी। अच्छा एक सवाल और उठता है अशोक जी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मीडिया का, यूट्यूब का, मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग गोदी मीडिया कहते हैं लेकिन चूंकि मैंने एक्टिव रिपोर्टिंग की है तो मेरे लिए उस शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप वहाँ से ऊब कर मैं सीधे-सीधे कहूँ क्योंकि मेरी आखिरी नौकरी जो थी वो आईएनएस में थी। आईएनएस जब अडानी ग्रुप ने खरीदा उसके बाद में मैंने 6-7 महीने 8 महीने काम किया। फिर कई तरह की दिक्कतें हो गई, धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी। जब स्टोरी आपकी स्क्रूटनी होने लगी, तो मैं निकल गया। यूट्यूब में आया, डिजिटल में आया, मुझे 1 साल भी अभी तक पूरे नहीं हुए, अगले महीने में भी 1 साल पूरे होंगे। यहाँ पे भी आया तो एक अलग तरह की बिरादरी है। वहाँ जो बिरादरी है वो नरेंद्र मोदी को ब्रह्मांड का नेता बनाने पे तुली हुई है, सबसे लोकप्रिय नेता, बड़े नेता, बम ब्लास्ट को भी जायज़ उनकी कामयाबी बताने में जुटे रहते हैं, उस तरह का माहौल बन गया है। दूसरी तरफ एक यूट्यूब पे एक ऐसी बिरादरी पैदा हो गई है जो हर 24 घंटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाती रहती है, मोदी सरकार गिराती रहती है और स्थिति ये हो गई है कि वो कांग्रेस के इकोसिस्टम के बहुत करीब चले गए। तो क्या हमें लगता है कि जो हालत मेन स्ट्रीम मीडिया की हो गई है, यूट्यूबर्स की भी वही हालत हो गई है और हाँ, हाँ, दुर्भाग्य से बस कांग्रेस बस के गोदी का नेताओं को या फ़र्क है। राहुल गांधी को भी वही लगता है। संतोष जी, बस गोदी का फ़र्क है। किसी की गोदी कोई है, किसी की गोदी कोई है, लेकिन सिर्फ़ गोदी का फ़र्क है। आप अभी हमारी टीम ने एक वीडियो हमको भेजा तो हँसने के लिए ही भेजा था। वो एक कट था, एक मेन स्ट्रीम जो यूट्यूब चैनल है उसका कट था। तो उसमें एग्जिट पोल के बाद 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं जिसमें महागठबंधन को 170 सीट मिल रही है। अब देखिए मैं तो फील्ड में जाता नहीं और आप जानते हैं मैं मूलतः पत्रकार तो हूँ नहीं। मैंने यूट्यूब पे बोलना शुरू किया, मैं पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं तो लेखक रहा हूँ। लेकिन चूँकि ईस्टर्न यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने बताया बिहार में तमाम सारे मित्र हैं, तो मेरी बात चल रही थी और मैं लगातार ये तो नहीं कह रहा था कि महागठबंधन हार रहा है, उसकी अपनी वजह होती हैं, ये मैंने कभी बहुत ज़्यादा नहीं कहा क्योंकि लोगों की बात पर मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन जितना कुछ आ रहा था, मैं हमेशा कह रहा था कि अभी ध्यान रखिए कुछ भी होगा, ये मत समझिए कि गठबंधन जीत रहा है या महागठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में, मैंने हर वीडियो में ये बात कही। उसके बाद 170 सीट आप दे रहे हैं। नोट कर लीजिए, इसका रील बनाकर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और फाइनली होता क्या है? फाइनली होता क्या है कि 35 सीटें मिलती हैं। एक साहब कल जो है नीतीश और अमित शाह में बवाल का वीडियो बना रहे थे। तो ये एक अलग इकोसिस्टम बना है जो उन दर्शकों को कैटर करने के लिए है जो कहीं से सोचते हैं कि कोई उम्मीद की किरण मिल जाए। बेहद गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग्स हैं, बेहद गैर ज़िम्मेदाराना वीडियोज़ हैं जिनमें झूठ बोले जाते हैं और जिस तरह के लोग हैं मैं नहीं मानता कि वो बिना जाने-बुझे बोलते हैं, जानबूझकर झूठ बोले जाते हैं। सिर्फ़ आपके कानों को मीठा लगे ऐसा शहद टपकाने की कोशिश की जाती है, ये सोचा ही नहीं जाता है कि भरोसा आप पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं जनता का। जनता जिसे उधर भरोसा नहीं कर रही थी, अब आप पर भी भरोसा नहीं करेगी। मैं तो एक सीधा सवाल पूछता हूँ कि पिछले 3-4 साल में कितनी बार गोदी मीडिया गलत हुआ है जिसको आप कहते हैं और कितनी बार यूट्यूब मीडिया गलत हुआ है, दोनों को आमने-सामने रख के आप देख लीजिए। संतोष जी, मैं आपसे बता रहा हूँ कि दोनों के नंबर हो सकता है आपको बराबर मिलें और अगर अफ़वाह फैलाने के मामले में भी देखेंगे, दोनों के नंबर आपको बराबर मिल सकता है। तो ये संकट है कि यूट्यूब पर लोग गए थे अल्टरनेटिव के लिए, लेकिन वो भी अल्टरनेटिव बनने की जगह एक खास तरह का इकोसिस्टम बन गया है और वो ये परेशान करने वाली बात है और इसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार शामिल हैं जो अपने ज़माने के बड़े शानदार पत्रकार हुआ करते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं। नहीं और जो इस दोनों इकोसिस्टम से ना जो भाजपाई है, ना कांग्रेसी है, ना आपिया है, इन इकोसिस्टम में जो कोई नहीं है उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। एक सज्जन का आपने नाम लिया पवन खेड़ा। पवन खेड़ा दिल्ली के जिन मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने वर्षों तक काम किया। मुझे शीला जी उम्मीद के है साथ। कि हाँ, शीला जी ने उनको इस बात की जानकारी दी होगी। लेकिन मैं जो मेरे पास जो सोर्स जिससे मेरे पास जो खबर है वो शीला जी नहीं है, मैं ये भी यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ। सोनिया गांधी जब सीताराम केसरी जी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी कांग्रेस पार्टी की, उस समय 3-4 नेता उनके बहुत करीब। उनमें से 1-2 नेता बाद में कहते थे कि जब सोनिया नई-नई राजनीति में आई तो कई मुद्दों पर वो डरती हुई नजर आती थी।
क्योंकि बीजेपी वाले आक्रामक स्टाइल में काम करते थे। अगर किसी मुद्दे को उठाना है तो बहुत आक्रामक स्टाइल में उठाना है, किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा करना है तो वो अजब तरह का हंगामा खड़ा कर देते थे। उस समय मीडिया भी विपक्ष के सुर में ज्यादा सुर मिलाया करता था। तो कई मुद्दों पर सोनिया गांधी बिल्कुल झिझकती थी कि इस पर अब क्या करे क्या ना करे। लेकिन 2-3 साल बाद सोनिया गांधी को लगा कि नहीं, भाजपाइयों के साथ लड़ना है तो उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने घेरना शुरू किया, अटल बिहारी वाजपेयी को घेरना, सदन के अंदर घेरना शुरू किया, सदन के बाहर घेरना शुरू किया। और जैसे ही रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से गोधरा दंगों के बाद, 10 जनपद, उनके पीछे 12 जनपद, जो 10 जनपद का जो पीछे वाला गेट है वो खुलता है, उसके आगे आप 12 जनपद रामविलास पासवान साहब का घर, वो पैदल उसके घर चली गई और एक बड़ा माहौल बन गया। आज ये राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि कई मुद्दों पर वो डरते हैं। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। दिल्ली में बम धमाका, 26/11 में नरेंद्र मोदी सीधे मुंबई पहुंच गए थे, लेकिन दिल्ली में बम धमाके के बाद कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करें। उनको लगा कि हम कुछ रिएक्ट करेंगे तो तुरंत हम पे राजनीति करने का आरोप लगा दिया जाएगा। मैंने खुद अपने पे एक वीडियो बनाया कि जब सुबह से नहीं, ऐसी मुझे चीजें हो रही मुझे नहीं थी। लगता संतोष जी, मुझे नहीं लगता। एक तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं है, ये बात समझना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी बनने की कोई ज़रूरत भी है। उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, माँग माँग की थी जाँच वगैरह की, उतना काफ़ी था। लेकिन बाकी कांग्रेस के सारे बड़े नेता और जो उनके प्रवक्ता हैं, चाहे वो सुप्रिया जी हों, चाहे पवन खेड़ा हों, चाहे जयराम रमेश हों, चाहे बाकी सारे लोग हों, इन लोगों ने सरकार पर हमला किया था और सरकार से सवाल पूछे थे और सरकार की नाकामी, इसको अमित शाह की नाकामी बताया था। हाँ, इस्तीफे वाले सवाल पे मैंने देखा था कि पवन खेड़ा जी जो है थोड़ा-सा हचकचा गए थे, इस्तीफा माँगना है कि नहीं माँगना है, ये शायद तय नहीं हुआ था पार्टी में, तो वो हो जाता है। लेकिन मुझे इस मामले में कोई नाकामी नज़र नहीं आती है और मुझे नहीं लगता है कि आँख मूंद कर बीजेपी को नकल करना जो है वो कांग्रेस के लिए कोई बड़ी अच्छी बात होगी। मेरी सारी नहीं, समस्या इस बात से है। आप समय का भी लेकिन देखना अशोक पड़ेगा जी, थोड़ा, समय जी समय का भी अशोक जी, देखिए, समस्या काफ़ी हो गया। अशोक जी, समस्या तो इस बात की है कि आप सोशल मीडिया पे बयान दे देते हैं, एक्स पे पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब आपको सड़कों पे उतरना चाहिए और तब भी आप सड़क पे नहीं उतरते हैं, तो फिर तो समझ में आता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर ये झिझक है, भी डर बात है। संतोष जी, ये भी बात बहुत कही जाती है, लेकिन जब सड़क पे उतरते हैं तो साथ कौन आता है? देखिए पूरा माहौल बदला हुआ है। सड़क पर तो नरेंद्र मोदी भी कभी नहीं उतरे हैं। ज़रा मुझे बताइए कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी कब सड़क पर उतरकर कोई आंदोलन कर रहे थे? या अमित शाह ने सड़क पर उतरकर कौन-सा आंदोलन किया है, ज़रा मुझे आप बता दीजिए। नहीं किया है। लेकिन उस समय बयान जो थे वही आंदोलन बन जाते थे, पूरा मीडिया उसको उठा लेता था और आप सोचिए 2G, 3G, 4G ये सब हमने कहाँ से जाना? किसी आंदोलन से नहीं जाना। ये मीडिया से जाना, एनडीटीवी से लेके जितने भी चैनल थे, और जब मैं कह रहा हूँ तो तारीफ में कह रहा हूँ, बुराई में नहीं कर रहा हूँ मैं, कि उस ज़माने के जो हमारे चैनल्स थे वो ज़िम्मेदारी से सरकार के ऊपर हमला करते थे, सरकार से सवाल पूछते थे, आपके सामने आंकड़े लाकर रखते थे, लोग जानते थे। अब देखिए आरएसएस के अरे बीजेपी के एक मंत्री का नाम आया एप्स्टीन के मेल में, कहीं किसी गोदी मीडिया में उसका ज़िक्र नहीं होगा, कांग्रेस ने तो उठाया उसको। आरएसएस ने लॉबिंग की है अमेरिका में, उसके डॉक्यूमेंट लाके रख दिए गए। 3.25 करोड़ रुपए लॉबिंग के लिए दिया गया है। किसी गोदी मीडिया ने, किसी मीडिया ने नहीं उठाया और बाकी मीडिया भी इसलिए नहीं उठाती है कि शायद उसपे व्यूज़ ना मिले, शायद उसपे खतरा ज़्यादा हो। तो ये देखिए केवल कांग्रेस को दोष देने का भी मतलब नहीं है, पूरा एक इकोसिस्टम जो 14 के बाद बना है, वो 14 के पहले के इकोसिस्टम से बहुत अलग है। आपको आईएनएस में नौकरी छोड़नी पड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी आप जानते हैं। 2014 के पहले सरकार के खिलाफ वो सब लिखकर आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में बने रह सकते थे। आप राहुल गांधी को सीधे कुछ कह सकते थे, आप मनमोहन सिंह जी को कह सकते थे, आप सोनिया जी को कह सकते थे और आपका कुछ नहीं होता। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी हालत है कि वो कुछ नहीं कह सकता। लोग जो अकेले में बैठ के हमसे तमाम बातें करते हैं वो सोशल मीडिया पर लाइक करने से डरते हैं। तो सिर्फ कांग्रेस को ही दोष देने से या सिर्फ कांग्रेस पर ही हमला करने से भी मामला सॉल्व नहीं होगा। हमको ये भी समझना होगा कि चीजें कैसे बदली। बस अब इसको इसको बंद कर एक दीजिए। एक आखिरी सवाल अशोक जी, एक आखिरी सवाल कि मेरे मुँह से क्या निकलना है आपको बस लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए जिससे वो मजबूत हो? 2-3 उपाय कांग्रेस को क्या उठाने चाहिए, राहुल गांधी को क्या मैं करना चाहिए? बहुत सीधे से जानता हूँ कि कांग्रेस को बैक टू द रूट्स जाना चाहिए। एक तो मेरा मानना है कि लोहिया वाली राजनीति कांग्रेस में नहीं चलेगी। कांग्रेस में इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति चलेगी। एक्सट्रीमिज़्म कभी कांग्रेस के जीन में नहीं रहा है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट बयान देने वाले या एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड लेने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा शांत कराना पड़ेगा। ये तो ऊपर के लेवल पे हो गया। लेकिन आखिरी तरीका वही है कि आपको जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी, संगठन खड़ा करना पड़ेगा। अब बिहार में 4 साल है। 4 साल आप मान के चलिए कि हमको अकेले चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत कीजिए, 50 सीटें कम से कम ये तय कीजिए किस पर हम पार्टी को मजबूत करेंगे। कंसंट्रेट करके काम कीजिए, वही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं।
और हमारे हाँ, साथ जुड़ने के लिए ये जो गणेश परिक्रमा और करने वाले अहंकारी नेता हैं, उनको थोड़ा-सा पर आपको कतरना पड़ेगा। उत्तर भारत को थोड़ी ज़्यादा जगह आपको अपनी टीम में देनी पड़ेगी, अगर उत्तर भारत में भी आपको ताकत बनानी है। क्योंकि दक्षिण में आपने ठीक-ठाक बनाई है। उत्तर में अगर आपको बनानी है, तो उत्तर भारत के कुछ नेताओं को आपको लाना पड़ेगा। कृष्णा अल्लावरू किसी और जगह बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में चुनाव लड़ाने के लिए वो सही व्यक्ति नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अशोक जी और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को टीम चुनते समय टीम की काबिलियत और उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका भी विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन हालात बदलेंगे, सूरत बदलेंगे, उसी के लिए हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।